कमन जी खबर कोई तमाके मन हाने तो क्या आता साढ़े ट्रेनर बन जाओ ब्राह्मण शहर यार तू टेंडर करना हुआ एक्सचेंज जो कुर्सी दे उठा तो खबर है टेंडर कितना है मां वो टोटल मन न ॾिठो आहे मेरे करे नाराज़ न थी नाराज़ जी ॻाल्हि कोन्हे अंधेर न तमन ठाड़ो न आयो अचे चवंदा न सुल्तान रड़ियूं छो कंदो आहे रड़ियूं तॾहिं कंदा आहियूं त ही धाड़े लाइ वेठा आहिनि धाड़े लाइ रहनि न ख़ालिद शेख एक्सियन आहे उन ख़बर कोन्हे टेंडर केतिरे जा आहिनि सही टोटल तव्हांखे ॿुधायूं था ॿुधायूं टेंडर थी विया टेंडर पोइ ॿुधाईंदे न न थी कोन विया कंपनियूं सर घणी वञनि तूं कहिड़े तरफ़ थो वञे बाक़ी तक़रीबन 27 नंबर से न जेका कम पर जे टेंडर कया थी तोखे फिगर जी ख़बर कोन्हे बाबा थोरो ॿुधाए न फिगर घणी फिगर 3.5 चैनर बणिया आहिनि छा जो दाड़ो आहे सभु ठेकेदार बीठा आहिनि सरेआम ओपनिंग दी आहे टिनि खां चइनि ॾियो तव्हां ॿुधायो हिते न धाड़ो इहो आहे त दाड़ो ॿुधायो बाबा सही तू टेंडर करा रखा पंहिंजे औकात में रहो हाँ हाँ बस 3.5 टेंडर करा रखा पंहिंजे औकात में रहो बाबा 3.5 खां चैनर बिल्कुल गुलचे रोड बैठा था कहां था बैठो बीमार बैठा है ये सारे कॉन्ट्रैक्टर खड़े हुए इधो धाड़ो इधो फुर मन एक शेयर की खबर कौन है एक शेयर को पता नहीं कि आज टेंडर कितने हुए टेंडर करा भी दिए लेकिन इसको पता नहीं टेंडर कितने के हैं चैन जा चवां थो न सही 3.5 का 4 अरब बचिया जी सर अगर मैं खबर पहले पता नहीं था फिर 3.5 अरब के हो गए अभी जब ठेकेदार ने बताया फिर 4 अरब हो गए अंधेर नगरी नाली करप्शन की इंतहा होती है उधर डिस्ट्रिक्ट हाईवे में आप आए थे मुझे बोला पैसे मेहरबानों यूं ही पूरा सिंध में डाका डाला जा रहा है जो कि मैंने जो आपको बताया कि पूरे सिंध में आज डाका डाला जा रहा है मैंने आपको 1.5 खरब बताया लेकिन 1.5 खरब नहीं पूरे सिंध में 2 खरब रुपए का आज 23 जुलाई 2023 को 2 खरब रुपए का डाका डाल दिया 2 खरब का डाका डाला गया है पूरे सिंध में और सूरत आपने देखा कि एक्सियन ने टेंडर करवा भी दिए टेंडर हो गए आपने मनाजर देखे ठेकेदार को गुफ्तगू देखी जैसे बैठक में बैठे हैं तकसीम कर दी ये आपने लिए ये मैंने लिए या पूल लिया इस तरह से पूरे सिंध को लूटा जा रहा है इस तरह से नालों महाकरप्टों के हाथों और ऊपर से टेंडर क्लार्क एक मामूली टेंडर क्लार्क एक्सियन नायल उसको पता नहीं टेंडर क्लार्क बीच में टांग अड़ाकर वो बोल रहा है तो ये सिर्फ शिकारपुर की सूरत नहीं है पूरे सिंध में सिर्फ प्राउंशर रोड्स में आज 2 खरब का डाका 2 खरब का बाकी महकमों में आज क्या हो रहा होगा क्योंकि हुकूमत में बाकी सिर्फ 8 दिन रहते हैं सिंध को लूटा है लेकिन इनका पेट नहीं भरा सो बहरहाल ये मनाजिर थे ये अक्स था ये हकीकत थी अभी आप फैसला कीजिए कि मैंने जो बोला था कि नैब इनके दाएं में और वफा की हुकूमत इनके बाएं जेब में जबकि सिंध हुकूमत या अदारे उनके तो पैरों तरह चलते हैं उसके मनाजिर उसकी सूरताल आपने ठेकेदार को गुफ्तगू 4 अरब जो शिकारपुर में टेंडर्स थे उनकी तकसीम का तरीका ठेकेदारों को गुफ्तगू नाअहल महाकरप्ट एक्सियन प्राशर रोड शिकारपुर खालिद शेख जो बेखबर थे जबकि टेंडर्स ने खराब दिए सो इन डाकुओं के बीच से अपने मेज़बान सुल्तान को दीजिए इजाज़त सिंध सलामत साथ सलामत पाकिस्तान जिंदाबाद सिंध के मजलूम लोगों का बेबस लोगों का लाचार लोगों का खुदा हाफिज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज नाज़रीन आज हमारे साथ पाकिस्तान के मायानाज सहाफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सबसे ज़्यादा इनकी अच्छी बात है वो ये कि ये इतने दबंग हैं कि ये जो लोग गलत कुछ करते हैं तो बगैर अपने मफादात को मद्देनजर रखे हुए बगैर किसी मसलहत का शिकार हुए ये आवाम की सहूलतों के लिए आवाम के हक के लिए बेबांग दहल जो है उसका इजहार करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सखर से जनाब सुल्तान रिंद साहब जो कि फील्ड में मेन स्ट्रीम मीडिया में अब तक चैनल पे काम कर रहे हैं और इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान भाई। वालेकुम सलाम सैयदा नजम जहरा साहिबा आप सुनाए तबीयत ठीक है? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान। ये बताइए ये जो आप हर जगह भिड़ जाते हैं जाके डर वर नहीं लगता? मुझे पता है कि जिस खित्ते में मैं रह रहा हूं उसका माजी तो इंतहाई शानदार भी है शाहकार भी है जिसको सिंध कहा जाता है और मेरा मुल्क है वतन अजीज पाकिस्तान और मुल्क में और ख़ास तौर पे सिंध में जरदारी राज है
गुज़िश्ता 15 सालों से मुसलसल ये इक़्तिदार पर है। मुझे पता है कि जिस सहाफ़ी ने भी बोला है और जिस सोशल एक्टिविस्ट ने बोला है, जिस आदमी ने, जिस शख्स ने भी जुर्रत की है इनको ये सामने हकायक पेश करने की, या तो वो जान से मारे गए हैं या तो वो जेल के सुलाखों के पीछे होते हैं, मुझे पता है। और जान से मारना सिर्फ पीछे रहता है, बाकी जेल तक जाना, जेल के पीछे रखना, मुकदमा में फंसाना, मुख्तलिफ तरीकों से थ्रेट करना, ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। लेकिन मैं ये सोचकर डट के खड़ा रहता हूं, इनको जो है नंगा करता हूं, इनको बेनकाब करता हूं, इनके खिलाफ बोलता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग सिंध में नहीं बोल रहे उनके भी मासूम बच्चे अगवा किए जा रहे हैं। अब तो जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है वो है सक्खर लाड़काना रीजन, जहां से अब मासूम बच्चे नहीं बल्कि माओ की गोदों से, उनके दूध पियाक बच्चे उनके गोदों से उठाकर दिन दिहाड़े इसलिए उठाकर अगवा किए जाते हैं ताकि वो ताकतवर कुव्वतें ये बावर करा सकें कि उनका राज है, वो चाहे तो माओ की गोदों से उनके मासूम दूध पियाक बच्चे दिन दिहाड़े छीन सकते हैं और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मेरा उस खित्ते से ताल्लुक है जहां माओ की गोदे महफूज नहीं, दूध पियाक मासूम बच्चे महफूज नहीं है। और मेरा उस इलाके से ताल्लुक है कि मेरी पुलिस को, मेरे मुहाफिज सिंध पुलिस को वडेरों, सरदारों, जागीरदारों की बी टीम बना के रखा गया है। जो पुलिस वाला अफसर हो या पुलिस एहलकार जवान हो, अगर वो रूल ऑफ लॉ के लिए कभी बुले बुलाए जुर्रत करता है किसी डाकुओं में या डाकुओं के सरपरस्तों में हाथ डालने की, तो फिर उस पुलिस वाले अफसर का या एहलकार का या तो तबादला होता है या खुद वो जेल के सुराखों के पीछे हो जाता है या फिर उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है या उसको अगवा होकर जिल्लत का सामना करना पड़ता है। तो इसी सूरत हाल में जब मेरी मुहाफिज पुलिस गैर महफूज हो, उनकी इज्जत गैर महफूज हो, फिर मैं कैसे महफूज रह सकता हूं? इसलिए अगर गैर महफूज ही होना है, अगर मरना ही है, अगर इन जालिमों का निशाना ही बनना है, तो फिर मैंने तय किया है जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ इन जालिमों के खिलाफ ललकार बन के जिए। एक करप्शन के हवाले से वीडियो आपकी वायरल हो रही है, वो मुझे थोड़ा सारी उसकी मुकम्मल जो समरी है वो आप अगर मेरे नाज़रीन को बताएं अपनी ज़बानी। स्टोरी इस तरह है, सबसे पहले कुछ अरसा कबल मैंने महकमा खुराक यानी फूड डिपार्टमेंट में हाथ डाला। जब मैंने उनमें हाथ डाला मुझे पता चला कि ये जो सब्सिडी देते हैं और जिस तरीके से गंदम खरीद करते हैं, फिर जिस तरह से गोदामों को गंदम देते हैं, यानी कि सिंध सरकार गंदम गोदामों को दे तब भी इनका धंधा, अगर फूड डिपार्टमेंट गंदम आबादगारों किसानों से खरीद करे तब भी इनका धंधा, अगर ये लोगों को सब्सिडी के नाम पर ड्रामा करें तब भी इनका धंधा लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, अरबों का धंधा होता है। तो फिर मुझे पता चला कि किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, किस तरह से गंदम की जो है रकमें, कीमतें जो आए दिन बढ़ती जा रही हैं और किस तरह से इनकी माफियाएं काम करती हैं। तो अब महकमा इरिगेशन, आपकी लोकल गवर्नमेंट और उसके साथ फूड डिपार्टमेंट और महकमा रोड्स, ये 4-5 शोबे ऐसे हैं जिन पे आम मीडिया की नजर नहीं पड़ रही, लेकिन यहां पर करप्शन नहीं हो रहा, यहां पे गबन नहीं हो रहा है, यहां पे जुल्म जबर की इंतहा की जा रही है, यहां से ही पूरे कौमी जो है जखीरों को लूटा जा रहा है, कौमी दौलत लूटी जा रही है। तो मुझे इन पे फोकस था। तो मुझे पता चला कि कुछ करोड़ों रुपए की टेंडर्स हो रहे हैं। शिकारपुर में ऑफिस है इनका प्रमोशन रोड्स का शिकारपुर में। तो मैंने अपने हिसाब से वहां पर रुख किया और मैंने उस दिन सोचा था कि आज जस्ट रिकॉर्डिंग करूंगा, रिपोर्टिंग बाद में देखता हूं, क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे जो है व्लॉग्स बनाए हैं, रिपोर्टिंग की है। उस दिन मैंने सोचा था कि जस्ट आज इनकी रिकॉर्डिंग करूंगा, जरूरत पड़ी तो व्लॉग बनाऊंगा, नहीं पड़ी तो इनको टच नहीं करूंगा। मैं ऊपर गया, मेरा जो कैमरामैन था मैंने उसको अंदर किया जहां पे ये टेंडरिंग का प्रोसेस हो रहा था। मुझे पता नहीं था कि 4 अरबों के टेंडर्स हो रहे हैं, मुझे पता नहीं था प्रॉपर तरीके से। मेरा अंदाजा कि चंद कुछ करोड़ों के 20, 40, 50 करोड़ के होंगे।
तो जैसे रिकॉर्डिंग उस मेरे कैमरामैन ने 10-15 मिनट की बाहर ले आया, जब मैंने वो रिकॉर्डिंग देखी तो उस रिकॉर्डिंग में आप मेरे यूट्यूब पे जाएंगे, अब भी वो वीडियो पड़ी हुई है, वो बिल्कुल खुलेआम वो कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि 5% हमें हिस्सा दो, कोई कह रहा है हमें 2% हमें हिस्सा दो। एक्सचेंज की मौजूदगी में, पूरे सिस्टम की मौजूदगी में ये एक्सचेंज जो है, एक मिनट आप उनको, एक्सचेंज जो है किस इदारे का है? ये है एक्सचेंज प्रोविंशियल रोड्स मशीनरी एंड मेंटेनेंस, प्रोविंशियल रोड्स शिकारपुर। अच्छा, तो इससे जो हिस्से मांग रहे थे वो लोग कौन है? वो कॉन्ट्रैक्टर थे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर में आम प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर कम थे। अक्सर वो कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्टरों का या ठेकेदारी का रूप धारा है, वो बेसिकली यहाँ के सरदारों, वजीरों और मशीरों के जो है वो मुंशी हैं, उनके प्राइवेट लोग हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्टरों के रूप में उनकी जेली कंपनियां बनाकर उनको कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारों के रूप में उनको यहाँ पे बिठाया जाता है, जस्ट ताकि उस रकम को जो करोड़ों अरबों रुपए की, खरबों रुपए की सूरत में उसको टेक्निकली तरीके से निकाला जा सके। बेसिकली अक्सर जो थे वो उनके मुंशी थे, उनके प्राइवेट लोग थे, जिनकी जेली कंपनियां रजिस्टर्ड थी, उनको बिठाया गया था। लेकिन हमारी कैमरा में वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया कि हमें 5% पूल दो, हमें 2% पूल दो। जब सब कुछ रिकॉर्ड हुआ, मेरे पास आया, मैंने देखा ये तो बैठक बनाया है, ये तो कौमी दौलत को तकसीम करें, कि बाप का कोई बैठक नहीं है, कि बाप की कोई जागीर नहीं है। एक मिनट आपको रुकूंगी। एक्सचेंज को इतना इख्तियार होता है एक्सचेंज को कि वो जिसको जाए ठेका दे दे? क्योंकि हमने तो ये सुना ना, ठेके वगैरह के लिए बाकायदा अखबार में दिया जाता है, फिर टेंडर पास होते हैं, कमेटी बैठती है, फिर वो जितने भी लोगों ने अपने प्रोफाइल जमा कराए हुए होते हैं उसमें से जो है क्रीम को छाटा जाता है और फिर एक मुनासिब ठेकेदार को जो है ठेका दिया जाता है। बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं। इसी तरह होता है ये, यानी कि सिंध हुकूमत अपने ड्रामों को तकमील देने के लिए ये अखबारों में एडवर्टाइज भी देते हैं, ये सब कुछ जो है प्रोसेस मुकम्मल करते हैं। लेकिन सुनने वालों को, आपको ये बात जहन में बिठानी चाहिए कि सिंध भर के प्रोफेशनल ठेकेदारों को, सिविल सोसाइटियों को और उसके साथ मीडिया पर्सन को सबको पता है कि ये एडवर्टाइज देते हैं, लेकिन जब ठेकों के बांट का वक्त आता है वो उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते। ठीके उनको ही मिलते हैं जो सिंध गवर्नमेंट के मंजूर नजर होते हैं, जेली कंपनियां होती हैं, और जो न सिर्फ कमीशन देते हैं बल्कि सिंध सरकार के वजीरों, मशीरों, सरदारों और मुंतखब नुमाइंदों के चहीते होते हैं। तो लोगों को अक्सर पता होता है, इसलिए प्रोफेशनल जो ठेकेदार होते हैं अक्सर इस टेंडर प्रोसेस में वो हिस्सा ही नहीं लेते, क्योंकि हिस्सा लेने के लिए भी टेंडर के जो फीस होती है, सीटी भरनी होती है, वो भी करोड़ों रुपए की होती है। तो इसलिए वो लोग समझते हैं, यानी कि प्रोफेशनल ठेकेदार समझते हैं कि हम करोड़ों रुपए यहाँ पे फंसाएं भी सही, ठीक है, हमें मिलना नहीं है। जहां तक कि कोर्ट में भी इनके बस की बात नहीं है। कोर्ट में इंतहाई माजरत के साथ कहूंगा, जो ज्यादा नहीं कहूंगा फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी, लेकिन कोर्ट तक में उनको अश्योर होती है कि भाई इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए आपकी जानकारी के लिए कि प्रोफेशनल ठेकेदार आते ही कम हैं, अगर आते भी हैं तो उनके दिल टूटे हुए होते हैं और उनको सिर्फ इतना इंतजार होता है कि उनको जस्ट पूल मिले, यानी उनको कुछ अपना हिस्सा मिले ताकि वो अपना गुजारा कर सकें। वही हुआ कि वो लोग आए प्रोफेशनल ठेकेदार, उन्होंने पूल मांगा और जो उनके प्रॉपर ठेके जो है बांटे हुए थे। आप वो बता रहे थे कि आप वहां गए तो हर कोई अपना हिस्सा मांग रहा था, तो फिर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे 2 खरब की जो है करप्शन हुई है? हाँ, तो फिर मैंने वेबसाइट से या जो वहां पे कॉन्ट्रैक्टर मौजूद थे उनसे मैंने वो इश्तिहारात लिए, वो डेटा मैंने ली, और फिर मुझे पता चला कि 4 अरबों की जो है आज टेंडर हो रहे हैं। और आपको हैरत की बात सुनाऊं, जब मैंने ज्यादा जानकारी ली वहां से कॉन्ट्रैक्टरों से या वेबसाइट के जरिए, तो मुझे उस दिन पता चला, यानी कि 31 जुलाई 2023 को जब मैं शिकारपुर के इस प्रोविंशियल रोड ऑफिस गया, तो मुझे वहां पे जो पता चला कि आज न सिर्फ शिकारपुर में टेंडर्स हैं बल्कि कराची से लेकर कश्मीर तक हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोविंशियल रोड्स के जरिए कम से कम शिकारपुर में 4 अरबों के टेंडर्स हो रहे थे, लेकिन दीगर अजला में 8-8, 10-10 अरबों के टेंडर हो रहे थे। शिकारपुर में सिर्फ 4 अरब थे, लेकिन बाकी अजला में किसी में 5 अरब, किसी में 8 अरब, किसी में 10 अरब। यूं जब मैंने कैलकुलेट किया तो 2 खरब से ज्यादा, 2 खरब, अरब नहीं, 2 खरब से ज्यादा। मैं आपको एक बात बताऊं,
टेंडरिंग के उस दिन का प्रोसीजर होता है कि इनको 2 बॉक्स रखने होते हैं वहां पे, और दोनों बॉक्स उनके सील हुआ करते हैं उसूली तौर पे कानूनी तौर पे इनको 2 बॉक्स रखने हैं, और एक बॉक्स में टेक्निकल जो इनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के, उसमें वो डॉक्यूमेंट्स डाले जाते हैं, और दूसरे बॉक्स में जो है जो टेंडर इन्होंने भरे हैं जिनको फाइनेंशियल कहते हैं या अपनी उसमें ठेकेदारी की ज़बान में, एक में फाइनेंशियल के कागजात जमा करने हैं जहां पे टेंडर के रेट्स भरे होते हैं, दूसरे में टेक्निकल के कागजात इनको जमा करने होते हैं। दो इनको बॉक्स रखने हैं। 2 बॉक्स नहीं रखे थे, सिर्फ एक बॉक्स रखा था, लेकिन वो बॉक्स भी आप उस वीडियो में जाकर देखेंगे, स्टार्ट से एंड तक उस बॉक्स को उन्होंने सील करने की जहमत नहीं की, बल्कि वो बॉक्स खुला ही रहा था। ये बाय हैंड कागजात ले रहे थे और फेस टू फेस मामला डील कर रहे थे। इनकी पूरा एक खुल्लम खुला तमाशा था, एक ड्रामा था, और कौमी दौलत को लूटा जा रहा था दिन दिहाड़े और बिना किसी झिझक के सरेआम। सिर्फ शिकारपुर में 4 अरब का डाका डाला गया, और तमाम कानूनी जो एक सिस्टम होता है, एक प्रोसीजर होता है, उसको बाईपास करके उन्हें वहां पे बांट की, वहां पे तकसीम की। न सिर्फ मैंने तो ये दिखाया आपको शिकारपुर के 4 अरब की बांट और तकसीम, बदमजगी, लेकिन ये उस दिन सिर्फ शिकारपुर में नहीं बांटे जा रहे थे, पूरे सिंध में प्रमोशन रोड्स के अंदर ये टेंडर्स हो रहे थे। कुल मिलाकर 2 खरब से ज्यादा की रकम बनती है, 2 खरब की। और ये आपको ये भी बताते चलूं, कुछ जेली कॉन्ट्रैक्टर्स थे, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स जो जेली थे, लेकिन वो कागजी कार्रवाई में इंजीनियरिंग काउंसिल से उनकी फॉर्मेलिटीज कागजात पूरे होते हैं। ये बड़ी बात नहीं है कि वो इंजीनियरिंग काउंसिल से उनकी फॉर्मेलिटीज पूरे हों, वो सर्टिफाई हों और उन्होंने सीढ़ियां जमा कराई हो, ये प्रोसीजर वो पूरा करते हैं। लेकिन हाँ, टेंडर का तरीका और टेंडर भरने का तरीका उसको बिल्कुल बाईपास करते हैं। न सिर्फ ये, आपको ब्रेकिंग न्यूज दूं जो मैंने भी अब तक ब्रेक नहीं किए। ब्रेकिंग ये है कि 31 जुलाई 2023 को टेंडर प्रोसेस हुआ, और अभी 6 अगस्त को यानी कि हफ्ते से भी कबल 6 अगस्त 2023 को इन्होंने बिड भी भर दिए। और आपको ब्रेकिंग दूं कि अब ये अरबों रुपए के शिकारपुर के एक्सचेंज ने नहीं, पूरे सिंध के एक्सचेंज ने जो 2 खरब के ठीके इन्होंने 31 जुलाई 2023 को बांटे थे, उनके बिड में भर दिए गए हैं, और उनके चेक निकलना शुरू हुए हैं। 2 खरबों के, सिंध भर से 2 खरबों के चेक्स निकलना शुरू हुए हैं, और 4-5 दिन के अंदर वो तमाम अकाउंट्स ऑफिसों से वो कैश में हो जाएंगे। ये सिर्फ डाका नहीं है, बल्कि ये करप्शन की और लाकनत की इंतहा की जा रही है सिंध में। ये सिर्फ प्रमोशन रोड्स में 2 खरब का डाका डाला जा रहा है 31 जुलाई से अब तक, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रोड्स, इनका इरिगेशन, इनके लोकल गवर्नमेंट, इनके दीगर डिपार्टमेंट, यानी कि कई खरबों का डाका डाला जा रहा है। इस लास्ट वीक में जाते जाते हुए सारे कौमी खजाने को लूट कर जा रहे हैं। मतलब तो आपने ये इतना वीडियो आपकी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, और यकीनन ये अरबाब इख्तियार को पहुंची होगी, वजीर आला सिंध को भी पहुंची होगी, और जरदारी साहब को भी पहुंची होगी, बिलावल साहब को भी पहुंची होगी। तो बजाय इस करप्शन को रोकने के कुछ इकदाम करते, कुछ भी इकदाम नहीं हुआ, उल्टा वो रकम निकलवाने के लिए चेक जो है वो मतलब चेकों के जरिए वो रकम निकलवाई जा रही है। जरदारी टोले की तो साजिश है, उनकी डायरेक्शन पे तो सब कुछ हो रहा है, वो क्यों नोटिस लेंगे। मैंने तो उस वीडियो में कहा है, आपके इस प्रोग्राम के जरिए भी कह रहा हूं कि ये लोग कहते हैं कि नेब हमारे दाएं जेब में है, और क्या है वफाकी हुकूमत और वफाकी अदारे हमारे बाएं जेब में हैं, और सिंध के लोग, सिंध हुकूमत तो उनके कदमों तले की बात है, कदमों की बात है, इसलिए इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर इनका कोई कुछ बिगाड़ सकता हो तो फिर ये एक दिन के अंदर पूरे सिंध से 2 खरब का दिन दिहाड़े करप्शन नहीं करते, और एक हफ्ते के अंदर बिड भरना, आप शायद इसका आपको अंदाजा ना हो, जो लोग इस चीज को जानते हैं, ठेकेदारी को, कॉन्ट्रैक्टरी को, इस प्रोसेस को, ये 3 महीनों का प्रोसेस है। 3 महीनों का प्रोसेस इन्होंने 3 दिनों के अंदर मुकम्मल कर लिया है, और एक हफ्ते के अंदर उन्हें चेक निकलवा लिए हैं।
10 दिनों के अंदर ये पैसे भी निकलवा के जाएंगे जिनकी करप्शन नहीं है, डाका नहीं है, ये सारे रिकॉर्ड माजी के तोड़े जा रहे हैं। तो कोई नोटिस लेने वाला नहीं है, क्वेश्चन नहीं। अगर मैं ये कहूं कि जाते जाते अरबों और खरबों की ये करप्शन की गई है, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि मुल्क जो है वो बिल्कुल कर्जों में बिंधा हुआ है और पैसे नहीं है, इस वजह से महंगाई हो रही है, दूसरी तरफ ये करप्शन का बाजार चल रहा है। तो क्या भी ये कहने में हक बजानी हूं कि जाते जाते जिस तरह से इदारों को चूना लगाया जा रहा है, टीका लगाया जा रहा है, इस पैसे को लूटा जा रहा है, तो ये अगले इलेक्शन में जो पैसे खर्च होंगे, जो वोटर खरीदे जाएंगे, जो दहशतगर्दी मचाई जाएगी, ये सब उसके लिए सारी चीजें तैयार की जा रही है। मैं कहता हूं कि ये चूना नहीं लगा रहा है, ये अदारों को नोच के जा रहे हैं, अदारों के हड्डियां में खाकर जा रहे हैं। चूना लगाना, अगर चूना लगा दे तो हम मिठाइयां बांट देते। चूने से कहानी बहुत आगे चली गई है। अब कमीशन की बात भी नहीं है, अब इनको सीधे से डाके डालने हैं। मैंने कहा ना, अगर नेब इस वीडियो को अगर जांच में रखे, अगर नेब इंक्वायरी करे और जो टेक्निकल लोग इस प्रोसेस को जानते हैं, ये 3 महीनों का प्रोसेस है, 3 दिनों के अंदर सब कुछ कर लिया, तो इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। मतलब इंतहा की गई है जुल्म की, जबर की, करप्शन की, दीदा दिलेरी की। क्योंकि 18 तरमीम के बाद इन सूबों को तमाम अख्तियारात हैं। अब नेब जो वफाकी हुकूमत है पीडीएम की, ये नेब के मामला, दिगर मामला, सब ऐसे सब घर के मामला हैं। ये घर समझकर, खैर घर वाले तो अपने घर की इस तरह नहीं लूट रहे, ये दुश्मन का मुल्क समझकर, दुश्मन की दौलत समझकर ये मुल्क को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, नोच रहे हैं। बस हमारा खुदा जो है हाफिज है, खुदा ही हमारा सुन रहा है, बाकी तो हाल कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, और बहुत शुक्रिया आपका सुल्तान भाई, आपने अपना कीमती वक्त मेरे लिए निकाला। और इंशाल्लाह ताला इस तरह के करप्शन के मामला पर हम आपके साथ मुख्तलिफ सेशन जो है वो करते रहेंगे। नाज़रीन, सुल्तान साहब ने जिस तरह से कहा कि नेब को इस केस को देखना चाहिए, तो मैं अपने ब्लॉग में कहती हूँ कि आपने बहुत अच्छा किया, इमरान साहब को गिरफ्तार किया, आपने तोशा खाने का जो केस है वो लिया, लेकिन क्या हमारे इदारों को या हमारे जुडिशरी सिस्टम को ये सब नजर नहीं आ रहा कि ये सियासतदान जो हुकूमत में मौजूद हैं और वो किस तरह अरबों खरबों रुपए की करप्शन कर रहे हैं। तो हमारी जो जुडिशरी है वो 100 वोटर नोटिस क्यों नहीं लेते, और कहाँ गए हमारे नेब के लोग जो शफाफियत कायम करने के लिए उनका ये इदारा कायम किया गया, उनको इख्तियारात दिए गए। हमने हमेशा सुना कि पानामा लीक्स में ये हुआ और फला में ये हुआ, सिर्फ एक जो है एक हवा चलती है, आंधी आती है, उसके बाद सब झाग की तरह बैठ जाता है। अगर कुछ सियासतदानों को वक्ती तौर पर, ड्रामाई तौर पर गिरफ्तार भी किया जाता है और उसके बाद वो धड़ल्ले से आजाद होते और फिर रहे होते। हमारे मुल्क में अगर कानून है तो उसके लिए कानून है, जो रोटी चुरा रहे हैं, जो रोटी चुरा रहे हैं उसको तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको जेल में मरने और सड़ने के लिए भेज दिया जाता है। या वो लोग जो कोई सियासी मुखालफिन है या वो जो इन जालिमों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनके लिए तो कानून उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो नाज़रीन, हमारी जो स्टाफ है, जो हम जर्नलिस्ट हैं, हम सिर्फ आपको अवेयरनेस दे सकते हैं, हम सिर्फ हाईलाइट कर सकते हैं कि ये मसाइल हैं। जिस तरह सुल्तान भाई ने खुद जाके उस एक्सीडेंट को पकड़ा और आप उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई देख सकते हैं कि किस तरह ये उसको ललकार रहे थे और वो इनको मुतमईन नहीं कर पा रहा था। तो नाज़रीन, हमारा इख्तियार सिर्फ इतना ही है कि हम बहुत सारी चीजें आप तक पहुंचाएं, उसके बाद अवाम के ऊपर है कि वो शऊर ले, बेदार हो और इन जालिम हुक्मरानों और उन मुल्क दुश्मनी कहूंगी मैं उन लोगों को जो पाकिस्तान के अवाम की दौलत लूट रहे हैं, जो पाकिस्तान के सरमाए को लूट के अपनी अय्याशियों में लगा रहे। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये आज का व्लॉग आपको बड़ा पसंद आया होगा, और मेरे वो नए बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपना अपने अतराफ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखें, खुशियां बांटें, खुशियां समेटें। आखिर में एक बार फिर सुल्तान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम व दायम रहेगा, जहां सुल्तान भाई जैसे बेटे हैं जो अपनी जान को हथेली पे रख के गलत को गलत और सही को सही कह रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है और कायम रहेगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।
जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।